पुलिस स्टेशन? हम अपने आप को अपने घरों में, अपने परिसर में सुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन अगर इसी जगह असुरक्षा अपना डेरा जमा ले और शुरू हो जाए अपराध का सिलसिला, ये महज आगाज था एक ऐसे जुर्म का जहां आगे चलकर और भी कई हत्याएं होने वाली थी। बॉडी पे एक भी स्ट्रगल मार्क्स नहीं है सर। उसके जेब में पैसे और फोन सही सलामत है, मतलब लूटपाट का मामला तो नहीं है। सर ये बुलेट एविडेंस ठीक है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और इसकी फोन डिटेल्स और एड्रेस निकालो। आसपास अगर कोई सीसीटीवी फुटेज है चेक करो, और हाँ, घर वालों से लेकर बाहर वालों तक सबसे पूछताछ करो। सर चलो विकी बेटा, बाय बाय बेटा, बाय। अरे विक्की के पापा सुनते हो? अरे सुनिए ना, कहाँ जा रहे हैं आप इस वक्त? कितनी बार बोला है घर से बाहर जाते वक्त पीछे से मत टोका करो। हम तो बस इतना कह रहे थे कि हमें और विक्की को थोड़ा बाजार घुमा लाते ना। देखो आज मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं, फिर कभी देखते हैं। गुप्ता जी आप बाजार की तरफ जा रहे हैं? जी हाँ, आपको भी जाना है क्या? हाँ, वो बच्चों के लिए कुछ सामान लेना था मुझे। फिर सोचने की क्या बात है, आइए बैठिए, आइए। थैंक यू। बाय मम्मी। बाय। सर बॉडी की पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। लाश के पास मिली बुलेट शेल्स और बुलेट से ये पता चलता है कि बुलेट किसी इंग्लिश 9mm पिस्टल से फायर किया गया है, वो भी पॉइंट ब्लैंक रेंज से। इतना सोफिस्टिकेटेड वेपन यूज किया गया एक सब्जी वाले को मारने के लिए? नॉर्मली ऐसी गन्स की बुलेट रजिस्टर्ड होती है। गन की डिटेल्स निकालो और गोली के रजिस्ट्रेशन नंबर से पता लगाओ कि ये बुलेट किस नाम से अलॉट की गई थी। और बंसी के घर से कोई इंफॉर्मेशन? सर कांस्टेबल आलोक गया है वहाँ। ओके। अरे प्रशांत, तुम? नमस्ते भाभी जी। नमस्ते नमस्ते। आज सवेरे सवेरे भाभी की कैसे याद आ गई तुम्हें? भाभी जी आपको तो रोज याद करते हैं हम। भाभी जी थोड़ा जल्दी में था, उमेश भैया को बुलाते थे। हाँ हाँ बुला देते हैं, अंदर तो आओ। अब इतनी भी क्या जल्दी है कि दरवाजे पे खड़े खड़े सारी बातें कर लोगे? हाँ अंदर आओ। अरे आओ ना, चलो बैठो यहाँ पे, आओ बैठो बैठो। हाथ तो बड़े मजबूत है तुम्हारे। हाँ और बताओ, सब बढ़िया? सब बढ़िया। भाभी जी भैया। अरे हाँ हम भी भूल गए। अरे विक्की के पापा सुनते हो? अरे देखिए तो प्रशांत जी आए हैं, बाहर आइए। भाभी जी विक्की कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। घर में इतनी शांति है, पता नहीं लग रहा है आपको? विक्की स्कूल गया है। अरे प्रशांत तुम? भैया नमस्ते। क्या हुआ? प्रशांत के लिए चाय नहीं लाओगी तुम? हाँ हम भी कितने पगले भूल गए। अरे प्रशांत तुम अदरक वाली चाय पीते हो ना? जी जी। हम लाए, आप भी लेंगे? हाँ हम बस अभी अच्छा। साहब थोड़ा सा बड़बोला था बंस, मगर उसका किसी के साथ ऐसी कोई भी दुश्मनी न थी कि कोई उसको मार डाले। हमें कुछ नहीं पता सर बंसी के फोन डिटेल से कुछ भी खास हाथ नहीं आया है और पार्क के आसपास किसी भी सीसीटीवी कैमरे में कुछ भी कैद नहीं हुआ। और बुलेट की डिटेल्स? सर डिटेल्स आ गई है। उसी मोहल्ले में रहने वाले मिस्टर अनिल मेहरा के नाम रजिस्टर है सर, और उनके नाम एक 9mm इंग्लिश पिस्टल भी रजिस्टर है। वेल डन। चलिए पिस्टल के मालिक से भी मिलते हैं। बाहर पुलिस की गाड़ी आई है। आपको तो पता ही होगा कि पास वाले पार्क में एक सब्जी वाले का मर्डर हुआ है, और जिस पिस्टल से मर्डर हुआ है वो पिस्टल आपके पति यानी कि अनिल मेहरा के नाम पर रजिस्टर्ड है। इंस्पेक्टर साहब आपको जरूर कोई गलतफहमी हो गई है।
मेरे पति को गुजरे 2 साल हो गए और उनके पास कोई पिस्टल नहीं थी। ये देखिए, आर्म परचेज रजिस्ट्रेशन, जिसमें पिस्टल की मेक और सेल लेटर में आपके पति का सिग्नेचर है। और ये पिस्टल 5 साल पहले उन्होंने खरीदी थी। ये सिग्नेचर्स मेरे पति अनिल के ही है, पर उन्होंने मुझे कभी नहीं ये कहा था कि उन्होंने पिस्टल खरीदी है, और ना ही मुझे कभी घर में पिस्टल मिली। देखिए, इससे पहले कि हम आपके घर की तलाशी लें, आप बताएंगे पिस्टल कहाँ है? आई एम सॉरी, लेकिन मुझे सच में नहीं पता कि पिस्टल कहाँ है। ये रही पिस्टल। इसमें लाइट भी आती है। ये काम करो, पूरे घर की तलाशी लो। सर, सर देखिए यहाँ कुछ है। ये देखिए, ये क्या है? मैं सच कहती हूँ, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं मालूम। ये बुक्स तो मेरे पति अनिल के ही है। 2 साल से मैंने इन्हें हाथ भी नहीं लगाए। पिछले हफ्ते जब मैं स्टोर रूम साफ करने आई थी, तब ये बुक्स तो शेल्फ में ही थे। आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए। बच्चों की चिंता ना करें, हमारी लेडी कांस्टेबल इनके साथ रहेगी जब तक आपकी पूछताछ नहीं हो जाती। देख लिया, अब तो मैडम जी को लिफ्ट देने के लिए पुलिस की गाड़ी भी आने लगी है। सोच लीजिए, ऐसा ना हो उनसे ज्यादा बातचीत करने पर आपको भी मुफ्त की सैर ना मिल जाए पुलिस की बड़ी वाली गाड़ी में। देख लिया ना सबने, हाँ? आखिर में उमेश भैया ने बोला था कि अपनी ठेलियां यहाँ वहाँ घुमाने से बढ़िया हमारे मार्केट वाली जगह पे लगा दो और हो जाओ टेंशन फ्री। अगर बंसी ने अपना ठेला यहाँ खड़ा किया होता तो आज उसका प्रोटेक्शन का जिम्मा हमरा होता। मजाल कोई उसका बाल बाका कर पाता। 2 पैसा बचाने के चक्कर में अपनी जान गवा बैठा ना। सही बोल रहे कि नहीं हम? हाँ चाचा? आप बताएंगे मिस्टर मेहरा की मौत कैसे हुई थी? वो प्रॉपर्टी डीलर थे। एक डील में उन्हें बहुत बड़ा नुकसान हो गया था और दिल का दौरा पड़ने से उनका देहांत हो गया। तब से उनका काम मैं ही संभाल रही हूँ और बच्चों की परवरिश भी कर रही हूँ। आपको 5 सालों में कैसे पता नहीं लगा कि आपके घर में पिस्टल है? कभी ये बात सामने आई ही नहीं। ठीक है, हम आपकी बात मान लेते हैं कि जब आप स्टोर साफ कर रही थी उस समय किताबें नहीं गिरी हुई थी, लेकिन उस बीच आपके घर में कोई आया गया था? मेरा काम ही ऐसा है, लोग तो आते जाते रहते हैं। हाँ, 4 दिन पहले मेरे पति की दूसरी बरसी थी, तब लगभग सारा मोहल्ला आया था। जो भी लोग आए थे उनके नाम हमारी कांस्टेबल को दे दीजिए और ये शहर हमसे बगैर पूछे छोड़िएगा नहीं। यस सर। और 2 सब्जी? मम्मा, क्या पापा के पास असली पिस्तौल थी? मुझे कुछ नहीं पता, चुपचाप खाना खा लो। मम्मा, कैसे होती है असली गन? मुझे गन वन के बारे में कुछ नहीं पता। और हाँ, इस घर में दोबारा गन की बातें नहीं होगी, समझ गए तुम दोनों? चलो खाना खा लो। सर इसके पास एक खबर है। बोलो। साहब, लगभग 2 महीने पहले हम पुष्पा विहार में गए थे। सब्जी ले लो, सब्जी ले लो। ये सब्जी रुक ले। आज आया तू यहाँ पर, जहर मेरी सब्जी बेचता है तू। तेरी सब्जी खाकर मेरी बीवी ने दम तोड़ दिया। आज तू मरेगा। छोड़िए उसे। छोड़िए अंकल जी, छोड़ दीजिए ना। अरे आज ये जिंदा नहीं बचेगा। हम काहे मारेंगे उनको जान से? हमारी सब्जी तो पूरा मोहल्ला खाता है और आपकी पति का हैदम तोड़ दी। बुजुर्ग है इसलिए हम कुछ नहीं बोलते। फिर बोल रहा है। अरे तुम लोगों को उंगली पकड़ाओ ना तो तुम हाथ खींच लेते हो। बताता हूँ तुम सालों को मैं। अरे फिर चल निकल तो जान से मार डालूंगा। निकल। साहब, बहुत बुरी तरह बंसी को मारा था। ठीक है, तुम जा सकते हो। सर ये देखिए, मिसेस मेहरा के घर आए हुए मेहमानों की लिस्ट है और इसमें अरविंद जोशी का भी नाम है। मतलब आगे की कहानी मिस्टर जोशी से सुननी पड़ेगी। भाभी जी, ओ भाभी जी। अरे आ गया नंदू। हाँ भाभी। खेल। भाभी,
आपने वो बंसी सब्जी वाली का सुना? हमसे कोई खबर छुपाई है आज तक जो अब छुपेगी? लेकिन एक बात सच कहें, वो जो बंसी था ना, बहुत ही अच्छा इंसान था। जानते हो, हमें 5 रुपया का धनिया मुफ्त में दे देता था। भाभी जी, हम भी तो आपको रोज 10 रुपए का दूध मुफ्त देते हैं। क्या नंदू, मुंह पे किसी की तारीफ नहीं करते, नजर लग जाती है। ठीक है। लाओ दो। अरे चंदन, सुनते हो? आया। हाँ भाभी जी। कहाँ भागे जा रहे थे? दवाई लेने जा रहा था साहब की। हमारे लिए भी एक दवाई ले आओ। अरे क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक ही है, बस वो पैर का घाव है ना, उसके लिए एक मलहम मंगवा। अरे अब बस आप जो बोले आऊंगा। अरे फिलहाल के लिए बस मलहम ही ले आओ। हाँ पुलिस को इस हत्या में इस्तेमाल हुई पिस्तौल और उसके मालिक का पता तो चल चुका था, मगर उसके गुम होने पर अब सारा पुष्प विहार शक के दायरे में आ चुका था। पुलिस इस केस की सारी परतें उठाने में लग गई थी। वो क्या राज था जिसकी वजह से बंसी की जान ले ली? मर्डर के साथ साथ पिस्तौल गुम होने पर यह केस और पेचीदा हो गया था। हथियार और हत्यारा दोनों आजाद थे और आगे ना जाने और कितने कत्ल होने बाकी थे। मिस्टर जोशी हैं क्या? जी। आपसे कुछ पूछताछ करनी थी और आपके घर की तलाशी लेनी थी। तलाशी? वो किस लिए? आपको पता होगा, आपके घर के पास एक सब्जी वाले की हत्या हुई है। सुना आपकी उससे रंजिश थी। 2 महीने पहले आपने उसे धमकी भी दी थी। जाओ घर की तलाशी लो। देखिए साहब, 8 महीने पहले मेरी पत्नी को फूड पॉइजनिंग हुई। बहुत बड़ा इन्फेक्शन हुआ था पेट में, ऑपरेशन भी करवाया, लेकिन 2 महीने पहले तड़पते हुए उसकी जान निकली। और इन सब का जिम्मेदार था वो सब्जी वाला। आजकल के सब्जी वाले केमिकल मिली हुई सब्जियां बेचते हैं। तो आपने पुलिस में क्यों नहीं कंप्लेन लिखवाई? आप क्या करते साहब, न्यूज में तो ऐसे लोगों की खबरें रोज आती हैं, तो क्या सबको पकड़ लेते हैं आप? तो आप खुद जाकर उन्हें गोली मारोगे? मैं कैसे मारूंगा, मेरे पास तो आपकी तरह बंदूक भी नहीं। अच्छा, आप मिसेस मेहरा के पति की बरसी में गए थे? हाँ गया था, लेकिन इसका सब्जी वाले के खून से क्या लेना देना? क्या लेना देना है वो हम पता कर ही लेंगे। फिलहाल अब शहर छोड़कर कहीं मत जाइएगा। सर अच्छे से चेक किया, घर में कुछ नहीं मिला। चलो। बंसी की मौत खाली नहीं गई है भैया, अपना तीर एकदम सही निशाने पे लगा है। जी भैया। सर ये बंसी का साथी हरिया है, आपसे कुछ कहना चाहता है। बताओ। सर वो उमेश और उसका चेला प्रशांत हम सारे ठेले वालों का जीना मुश्किल कर दिया साहब। उन दोनों को उठाकर लेकर आओ। सर क्यों परेशान कर रहा था तू ठेले वालों को? बंसी को तूने मारा है ना? हम काहे को मारेंगे बंसी को साहब? हम तो बस ठेले वाले को डरा रहे थे कि सभी ठेले वाले अपना ठेला हमारी मार्केट वाली जगह पे लगाइएगा, ताकि रोज का किराया हम उमेश भैया वसूल कर सके। सच बोल रहे हैं साहब। और तूने 2 बार बंसी को जान से मारने की धमकी दी ना, एक बार जोशी के सामने। तुम लोगों को उंगली पकड़ाओ ना तो तुम हाथ खींच लेते हो। बताता हूँ तुम लोगों को मैं। और दूसरी बात तू खुद बताएगा या फिर? नहीं सर, उस दिन मैं तो। सही है ना भाभी? क्या भैया, ऐसे सड़े गले टमाटर क्यों डाल रहे हो? अच्छे अच्छे डालो, सुंदर सुंदर। और भाव ना थोड़ा संभाल कर लगाना। अरे भाभी जी, भाव की बिल्कुल आप चिंता मत करो। सबके लिए 30 रुपए किलो और आपके लिए 20 रुपए किलो। रहने दो, एक और डालो। हाँ बस आधा किलो। ये लो। क्या कमर है यार, कमाल का। मोहल्ले की नजर डालते हो। मैंने मारा साले बंसी को और उसका ठेला भी पलटा दिया था मैंने, लेकिन सर मैंने उसे गोली नहीं मारी। हमारी पत्नी बहुत भोली भाली है, वो नहीं जानती किसकी नजर कैसी है, लेकिन हम बहुत अच्छे से जानते हैं ऐसे लोगों को। और बंसी की मौत से हमने फायदा ये उठाया कि इधर उधर ठेला लगाने वालों को हमने अपनी मार्केट की जगह में ठेला लगवाया। उससे हमारी काफी आमदनी हो रही थी, लेकिन सर हमने उसे नहीं मारा है। वेरीफाई करो कि कितना सच बोल रहा है।
और इन दोनों के घर की तलाशी लो। सर। अरे आजकल ये बुढ़ाऊ है जोशी, परेशान करके रख दिया है। ऊपर से घर बेचने की बातें करते रहता है। अरे नुकसान तो हमारी नौकरी की हो गई ना। अरे बचपन से इसकी नौकरी की क्या मिला? अरे इतना पैसा लेकर जाएगा कहाँ ये बुढ़ाऊ? अरे यार तू परेशान क्यों हो रहा है? मैं हूं ना तेरे साथ। अच्छा ये बता, कुछ माल लाया कि खाली आता है? आया ना। जी नमस्ते। नमस्ते जी। दरअसल मेरा नाम केतन है और मैं पास ही में सिंह साहब के यहाँ किराए पर रहने आया हूँ। तो अगर आपके बच्चों को ट्यूशन की ज़रूरत हो तो प्लीज़ बताइएगा। लेकिन हमारा बच्चा तो कंप्यूटर भी सब कुछ कर लेता है, बहुत तेज है ना। ठीक है, कोई बात नहीं। ना जाने अब कौन किसको ट्यूशन पढ़ाएगा। पागल है क्या? गन से डर गया, डरपोक कहीं का। सुबह से विक्की, मैं कब से ढूंढ रहा हूँ तुम्हें। चलो घर चलो। अंकल, आपको डर नहीं लगता क्या? नहीं लगता, क्योंकि मुझे असली और नकली गन का पता है। असली गन दिखाऊं तुझे? दिखाऊं? नहीं अंकल, नहीं। चलो बेटा। क्या हुआ बेटा? कुछ बोलना चाहती हूँ मुझसे? मम्मा, वो मुझे नहीं अच्छा लगता मम्मा। जब आप बाहर वाले आदमियों के साथ बात करती हैं, लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे मम्मा? बेटा तुम अपनी मम्मा को अच्छी तरह से जानती हो ना। लोगों की चिंता मत करो, जो जैसा होता है वैसा ही सोचता है। ओके? आप में से इसे कोई जानता है? तो नंदू दूध वाला है। भाभी जी, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। साहब रोज एक पे एक मर्डर हो रहा है। आखिर आरोपी पकड़ा कब जाएगा? हम लोग का यहाँ जीना मुश्किल हो गया है। कातिल जल्दी पकड़ा जाएगा, तहकीकात चल रही है। और हाँ, पार्क में एक्स्ट्रा सिक्योरिटी का बंदोबस्त कर दिया हमने। अब लोग पार्क में जाना तो दूर, अपने घर से बाहर निकलने में भी डरने लगे थे। खूनी की दहशत से पुष्प विहार में रहने वाला हर इंसान डर के साए में जी रहा था। आखिर खूनी क्यों उन लोगों को अपना शिकार बना रहा था जो अपना सामान बेचने के लिए पुष्प विहार में आया जाया कर। अब उसकी गोली न जाने किसे अपना अगला शिकार बनाने वाली थी, लेकिन पुलिस की नींद हराम हो चुकी थी और वो पूरी कोशिशों में लगी हुई थी कातिल तक पहुंचने की। सर ये कहीं सीरियल किलिंग का मामला तो नहीं जो हर बार इसी पार्क में हो रहा है? नंदू के बारे में पता करो और पार्क में आने जाने वाले हर रेगुलर इंसान के बारे में पता करो। जी सर। वो ना किसी आसपास में रहने वाले का ही काम है। और हाँ, मर्डर वाले लोकेशन पर किन किन का फोन एक्टिव था ये पता करो। सबसे बड़ी अजीब बात ये है, कातिल फेरी वालों को ही क्यों टारगेट कर रहा है? अच्छा, उमेश की घर की तलाशी का क्या हुआ? सर चेकिंग किया पर वहाँ कुछ भी नहीं मिला। अच्छी सुनते हो, ये जो पड़ोस वाली मिसेज मेहरा है ना, इतनी भी शरीफ नहीं है जितनी की दिखती है। हमने कई बार देखा है अनजान मर्दों का आना जाना लगा रहता है इनके घर के भीतर। जब तुम कुछ जानती नहीं हो ना तो बोला भी मत करो। प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, वो भी मेरी तरह। अलग अलग लोगों से मिलना जुलना लगा ही रहता है। हाँ हाँ, आप क्यों सुनने लगे कुछ भी उनके खिलाफ? हमारी बस इतनी सी गलती है कि हम उनकी तरह तेज नहीं है, सीधी सादी से है ना, इसलिए। पता नहीं ये मिसेज मेहरा ने क्या जादू कर दिया सबके सब मर्दों पर।
के बारे में इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। उसका मिस्टर जोशी के यहाँ बहुत आना जाना लगा रहता था और मिस्टर जोशी का नौकर चंदन और नंदू बहुत अच्छे दोस्त थे। तुम इस नंदू के घर की तलाशी लो, देखो कुछ सबूत मिलता है क्या। सर हम लोग वहाँ रेड पर गए थे सर। नंदू के घर पे तलाशी करने के बाद ये सामान मिला, घड़ी, कंगन और लॉकेट। सर इस लॉकेट में मिस्टर और मिसेस जोशी की फोटो भी लगी हुई है। जोशी? सर ये मिस्टर जोशी मुझे कुछ ठीक नहीं लगते। दोनों मरने वालों के साथ उनका लिंक था और सर जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन सुबह 7:30 बजे वो उसी पार्क में मौजूद थे। क्या? जी सर। सर इन्फॉर्मेशन मिली है कि वो सुबह 7 से 8 बजे तक लाफिंग क्लब जाया करते हैं। सर कहीं ये तो नहीं कि मिस्टर जोशी ने ही मिसेस मेहरा के यहाँ से पिस्टल चुराई हो? कहीं बीवी की मौत में उसने बंसी को और चोरी के इल्जाम में उसने नंदू को मार डाला? अगर दोनों मर्डर के पीछे मिस्टर जोशी का हाथ है तो उसने पिस्टल कहाँ छुपाई होगी? अब क्या हुआ सर? आपका नौकर चंदन का है, वो तो सुबह से गायब। नंदू के बारे में पता लगा? हाँ सुना, किसी ने पार्क में कोने में उसे मार डाला। इसे पहचानते हैं? ये तो मेरा लॉकेट और घड़ी है। इसे तो मैंने अलमीरा में रखा हुआ था। ये आपको कहाँ से मिला? नंदू के घर से। सांप पाला था मैंने, सांप जो मुझे ही डस रहा था अपने उस दूध वाले दोस्त के साथ। अच्छा हुआ वो नंदू दूध वाला मारा गया। अब जिस दिन चंदन मारा जाएगा ना तो मुझे और भी खुशी होगी। कहीं आप ही तो नहीं जो इन सबको मार रहे हैं अपने लाफिंग सेशन के नाम पर? इन दोनों की मौत भी करीबन सुबह 7:30 बजे हुई है। पुष्प विहार पार्क में जाकर आप खुद पता करवाइए ना सर, मैं वहां का हेड भी हूं। वहां होने ले लाफ्टर सेशन को मैं ही लीड करता हूं। एक भी दिन 7 बजे के बाद और 8 बजे के पहले मैं कहीं नहीं जाता। और सब जानते हैं कि मैं 1 मिनट के लिए भी अपना सेशन अधूरा नहीं छोड़ता। जब नंदू और बंसी की हत्या हुई तब आप कहाँ थे? पार्क में था, लेकिन मैं कभी भी भीड़ का हिस्सा नहीं बनता सर। कहीं ऐसा तो नहीं कि मिस्टर जोशी ने चंदन से मिलकर ये दोनों खून करवाया हो और उसे भगा दिया हो? या फिर ऐसा भी हो सकता है कि चंदन का खून करवा दिया और उसकी बॉडी को भी छुपा दिया? सर ये भी तो हो सकता है कि चंदन की नंदू से चोरी की हो सामान को लेकर झगड़ा हुआ हो और फिर उसने उसे मार डाला और फिर भाग गया। सर पर बंसी को कोई क्यों मारेगा? डॉक्टर क्लब वाली बात को वेरीफाई करो और हाँ, चंदन को जल्द से जल्द ढूंढ निकालो। सर अरे पागल हो गया क्या? ये कोई वक्त है पटाखे फोड़ने का? पता नहीं तुझे आजकल माहौल कैसे चल रहा है? लकी क्या कर रहा है तू? सुबह सुबह पटाखे फोड़ रहा है। नहीं, कोई बात नहीं, बच्चा है, लेकिन बेटा ये सब ठीक नहीं है ना। वो दरअसल उसका बर्थडे है ना, तो इसके लिए थोड़ा सा सॉरी है। सॉरी। संभालिए अपने शैतान बच्चे को, हम का सबको डरा दिया। अगर दोबारा इसने ऐसी शरारत की ना फिर सोच लेना। गुड आफ्टरनून, आ जाओ। चलो चलो बैग खोलो अपना। हम लोगों ने होमवर्क किया, अपनी बुक्स निकालो। आपने अपना होमवर्क किया कि नहीं किया? आज लकी का बर्थडे है तो पापा ने आपको घर पे बुलाया है। अरे वाह, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू। इतने कम मार्क्स क्यों? बेटा मैंने आपको तो बहुत अच्छे से पढ़ाया था ना, फिर इतने कम क्यों? सर ये बैड टच है। कोई बात नहीं बेटा, हम लोग और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। सर आज मेरे कोई बर्थडे नहीं है, अब मत आना। बेटा मैं तो बस मार्क्स चेक कर रहा था। मार्क्स कुछ नहीं, अब मत आना आज। लकी? क्या लकी? नहीं, मैं अब और नहीं रह सकता यहाँ पर। जितनी जल्दी हो सके ये घर बिकवाओ, 75 लाख भी चलेगा। जोशी जी, एक से बढ़ के एक क्लाइंट लाए हम आपके पास में, लेकिन आप एन वक्त पे घर बेचने का प्लान ही बदल देते हो। अरे क्लाइंट की गालियां हमको खानी पड़ जाती है वहां से। हमारा तो सारा धंधा ही जुबान पे चलता है सर। अरे हमारी जुबान गई समझो जान गई जोशी जी। नहीं, मैं इस बार सीरियस हूँ। अब की बार मुझे घर बेचना ही बस। चलिए ठीक है। किसने मारा होगा उन दोनों को? अरे हमने मारा दोनों को। खुश? ये सब छोड़ो और काम की बात सुनो। उन दोनों को जिसने भी मारा हो, लेकिन उनकी मौत से हमको फायदा होने वाला है। हमें? कैसे कैसे? हमारे पास 90 लाख का एक क्लाइंट है और जोशी जी अपना घर अब सिर्फ 75 लाख में बेचने को तैयार है।
मतलब पूरे 15 लाख का फायदा। मतलब हमें 15 लाख का फायदा? जी। वाह, 15 लाख। अब नहीं पूछोगे कि किसने मारा दोनों को? मैंने मारा। आप खुश? पुष्प विहार में रहने वाले कई लोग अब तक शक के घेरे में तो आ चुके थे, लेकिन अब तक कोई ठोस सबूत पुलिस के हाथ नहीं लगा था और खूनी अब भी महज एक सवाल बनकर सामने खड़ा था। ये दोनों मर्डर्स किसी आपसी रंजिश या दुश्मनी का नतीजा थे या फिर इसके पीछे कोई गहरी चाल छुपी हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये डर बना हुआ था कि क्या ये इस खूनी सिलसिले का अंत था या फिर कोई और हादसा होना अभी बाकी था। चंदू के चोरी करके जाने का पता चला, बहुत बुरा लगा। हम आपके पड़ोसी हैं इसलिए चिंता हो रही है। मैं बस कुछ ही दिन का पड़ोसी हूं आप लोगों का। सब कुछ बेचकर अपने गांव वापस चला जाऊंगा, कम से कम वहां सुकून से तो रहूंगा। क्या चाय पी रहे हैं आप यहाँ पे? देखा नहीं आपने? मिसेज मेहरा मिस्टर जोशी को लेकर अपने घर के अंदर चली गई और आप यहाँ पर बैठ के चाय पीते रहिए। हो चुकी है आपकी डील। डील के लिए बहुत बहुत बधाई। खाइए ना, आप ही के लिए। जोशी जी, कब से ढूंढ रहा हूं आपको। आपके घर के लिए एक बायर ढूंढ लिया मैंने। डील ऑलमोस्ट फाइनल है। अब डील तो पहले ही फाइनल हो गई। अब मिसेस मेहरा एक क्लाइंट लेकर आई है जिसने 90 लाख में डील फाइनल की है और 10 लाख तो टोकन अमाउंट भी देके गया है। मैंने कहा था ना आपसे, ये औरत बहुत बड़ी गेम खेल रही है। देख लिया आपने? पागल हो गया बुड्ढे तू। मुझे हाँ कह के तूने घर किसी और को बेच दिया। अब हम बिल्डर को क्या जवाब देंगे? वो गोली मार देगा मुझे। बस कीजिए आप, बहुत ज्यादा बोल रहे हो। हद से बाहर जा रहे हो आप। धोखा किया मेरे साथ, मेरा क्लाइंट छीनकर। अच्छा नहीं किया तूने। अब देखना इसका अंजाम क्या होता है। देख लूंगा तुझे, देख लूंगा। इंस्पेक्टर साहब, हम उमेश गुप्ता जी की धर्मपत्नी निशा गुप्ता हैं। आप लोग आए थे ना हमारे घर तलाशी के लिए, याद आया? हाँ हमें याद है, बोलिए। हम क्या बोले, हम तो ठहरी गांव की सीधी सादी औरत। लेकिन साहब, ये जो आजकल चल रहा है ना हत्याकांड, इस सब के पीछे कौन है हमें सब पता है। कौन है? साहब मिसेज मेहरा, और कौन? इस सब के पीछे उसी का हाथ है साहब। मैंने उसे घंटों, वो सब्जी वाला था ना वो, और वो नंदू दूध वाला, उसके साथ बतियाते हुए देखा है। जब देखो उसके साथ मीठी मीठी बातें करती रहती थी। कोई ना कोई तो बात होगी ना साहब, जिसकी वजह से वो ये सब कर रही है। कोई ना कोई तो राज होगा ना जो वो छुपाना चाहती है। और आपको पता है आजकल उसका नया शिकार कौन है? मिस्टर जोशी। उनका घर भी बिकवा कर अपना फायदा बटोर रही है वो। ठीक है, आप जा सकते हैं। सर, कहीं ऐसा तो नहीं मिसेस मेहरा और जोशी ने मिलकर नंदू और बंसी का खून कर दिया हो और उसके बदले जोशी के मकान का डील करवा दिया हो? ऐसा भी तो हो सकता है कि सब उमेश गुप्ता कर रहा हो अपनी रेबल मिसेस मेहरा को फंसाने के लिए। फिलहाल निशा की बातों में कितनी सच्चाई है पता करो। सर, मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा। चिंता मत करो, मैं हूं ना। सर ये रेलवे स्टेशन के इलाके के पास मिला है।
चल बोलना शुरू कर, वरना ये साहब बताता हूँ साहब, मैंने बंसी और नंदू को नहीं मारा साहब, मैंने किसी को नहीं मारा साहब। मैं और नंदू साहब काफी समय से मिस्टर जोशी का घर खाली कर रहे थे साहब, जोशी को पता ही नहीं चल रहा था। मगर साहब नंदू के मारे जाने के बाद हमारा चोरी पकड़ा गया। हमें लगा कि पिस्तौल जोशी जी के पास है। जोशी जी गुस्से वाले और पागल है साहब, कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए साहब भाग निकला। ये तो हम पता कर लेंगे कि तुमने उसे मारा है कि नहीं, पर चोरी के इल्जाम में तू लंबा अंदर जाएगा। चलो। अरे साहब कातिलों ने अभी इन मासूम बच्चों को भी अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया है। देखिए आप लोग अभी चुप हो जाइए। सर टॉय गन है। इस बच्चे की भी गोली लगने से हत्या हुई है। अब तक जहां कातिल मोहल्ले में अपना सामान बेचने वालों को ही अपना शिकार बना रहा था, लेकिन लकी की मौत ने यह साबित कर दिया कि उसका मकसद कुछ और ही है, और यह भी कि खूनी कितना बेरहम और बेदर्द है कि जिसने एक मासूम बच्चे को भी नहीं बख्शा। लापता पिस्तौल अब तक 3 जानें ले चुकी, और पुलिस का इतना पहरा होने के बावजूद भी मौत का इस सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा था। आखिर कौन था वो जो यह खूनी खेल खेल रहा था, और जिस पर पकड़े जाने के डर से ज्यादा लोगों को मौत की नींद सुलाने का जुनून सवार था। लोगों में असंतोष और आक्रोश बढ़ता जा रहा था, और पुलिस पर प्रेशर। सर जी सर, सर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं सर। यस सर, जय हिंद सर। सर ये देखिए, लकी की मौत भी उसी पिस्टल के बुलेट से हुई है। एक ही पिस्तौल से 3-3 लोगों का मर्डर होना, ये केस जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं। हमें इस केस को बहुत ही बारीकी से और डिटेल में एनालाइज करना होगा। सर आपको किसी पर शक या फिर किसी से दुश्मनी? हमारी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। आपने लकी को आखिरी बार कब देखा था? मैं किचन में थी, उसकी आवाज सुनाई थी। मम्मी मैं 2 मिनट में आता हूँ। अरे खाना खा के जाना। एक बात नोटिस की तुमने? लकी की मर्डर साइट पर हमें एम्प्टी बुलेट शेल नहीं मिला, यानी कि कातिल सावधान हो गया। लकी का मर्डर दोपहर के 2 बजे हुआ है, और इस समय लोग या तो घर पर होते हैं या फिर ऑफिस में। पर हाँ, कुछ दुकान वाले हैं जो घर पर खाना खाने जाते हैं, और वो भी ये रास्ता नहीं लेते। फिर कौन हो सकता है? हमें लोगों के मूवमेंट्स पर नजर रखनी होगी, पर हाँ ध्यान रहे कि किसी भी कीमत पर कोई भी दूसरा हादसा नहीं होना चाहिए। सर हमारे खबरी ने केतन अग्रवाल को अरविंद जोशी जी के घर से एक बैग लेकर निकलते देखा है। सर ये वही केतन है जहां लकी ट्यूशन पढ़ता था। आपने अपना होमवर्क किया कि नहीं किया? केतन को उठाकर लेकर आओ। यहाँ तो ताला लगा हुआ है, चाबी कहाँ है? नहीं मेरे पास। ठीक है, घर के एग्रीमेंट्स के पेपर्स हैं, और साथ में मुझे केतन की फोटो भी चाहिए, जल्दी। ठीक। ताला तोड़ो। तुम इधर देखो। कुछ मिला? मैम ये रहा एग्रीमेंट पेपर और फोटो। इसकी फोटो सारे पुलिस स्टेशंस में सर्कुलेट करो, और सारे पुलिस स्टेशंस को अलर्ट कर दो। अचानक इसका भागना, कोई ना कोई बात तो जरूर है। कल रात केतन आपके पास क्यों आया था? देखिए, कल रात को मेरी नींद की गोलियां खत्म हो गई, तो पड़ोस में किराए पर आए हुए लड़के को घूमते हुए देखा, उसे अपना प्रिस्क्रिप्शन देकर गोलियां मंगवाई, और फिर उससे बातें करते कब सो गया पता ही नहीं चला, और वो कब गया मुझे नहीं पता। क्या मैं इससे सब वेरीफाई करूं? थैंक यू सर। केतन अग्रवाल का चेहरा क्रिमिनल लिस्ट से मैच हुआ है, और उसका असली नाम प्रमोद पाल है। गुजरात के एक बच्ची के रेप केस में वो फरार भी है। सर केमिस्ट से ये कंफर्म हुआ है कि पिछली रात केतन ही दवा लेकर गया था। अपने खबरियों को अलर्ट करो, इस प्रमोद पाल का पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। हेलो सर, केतन की लीड मिल गई है, बस्ती में छुपा बैठा है वो। वेल डन, पकड़ कर लिया उसे।
तेरी ट्यूशन मैं लेती हूँ। ले चल ऐसे। पता क्या आता है तेरा इस केस में और क्या नहीं करतूत करके तू भाग रहा था? इतने पैसे कहाँ से आए तेरे पास? सर नेहा पे मेरी निगाहें रहती थी सर। लेकिन मैंने किसी को मारा नहीं है। हाँ बस वो उस रात को जब मैं मोहल्ले के बाहर टहल रहा था तो जोशी जी ने मुझे कुछ दवाइयाँ लाने के लिए कहा। मैं दवाइयाँ लेकर आया, जोशी जी ने वो खा ली और उसके बाद मुझसे बहुत देर तक बातें की। वो बातें करते करते वो सो गया। बस मैंने तुरंत घर की तलाशी शुरू कर दी और तलाशी करते करते मुझे पैसों से भरा हुआ बैग मिला। पूरे 10 लाख रुपए थे सर उसमें। बस मैंने वो बैग लिया और वहाँ से भाग निकला सर। सर, मैदान में लोगों ने गोली की आवाज सुनी थी और जब हम लोग वहाँ पहुंचे तो हमें एक रेबीज से इन्फेक्टेड कुत्ता मिला जिसे पॉइंट ब्लैंक रेंज से मारा गया था। लेकिन कुत्ते को कोई क्यों मारेगा? सर, वो कुत्ता आसपास के बहुत से लोगों को काट चुका है और सेम एरिया के काफी लोग रेबीज इन्फेक्टेड भी हैं। हो सकता है उस कुत्ते ने कातिल को भी काटा। एक काम करो, आसपास के जितने भी डॉक्टर हैं उनसे जाकर पता करो कि उनके पास रेबीज का इंजेक्शन लगवाने कौन कौन आया था। जोशी जी आप? मिसेस मेहरा, मुझे आपसे जरूरी काम था। सर, ये उन्हीं लोगों की लिस्ट है जिन्होंने पुष्प विहार एरिया में रेबीज के इंजेक्शंस लगवाए थे। आप लोगों ने तलाशी तो ले ली थी, अब क्या बाकी रह गया है? नंदू और बच्ची का तुम्हारे घर में आना जाना था। हाँ। लकी की माँ की वजह से तुम्हारे पति की डील खराब हुई थी। एक कुत्ते ने तुम्हें काटा भी था और ये सब के सब एक ही पिस्टल की गोली से मारे गए। और सबसे बड़ी बात, तो मिसेस मेहरा के घर में उसके पति की बर्सी में गई थी। साहब, आप जो भी कह रहे हैं वो सच है। हमारे पैर में कुत्ते ने काटा भी था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम पिस्तौल लेकर खून करते फिरेंगे। घर की तलाशी लो। साहब, हम कह रहे हैं हमने कुछ नहीं किया है। अब सुन क्यों नहीं रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं आप अंदर? मैडम, कुछ नहीं है वहां पे। पिस्तौल है ही नहीं तो मिलेगी कहाँ से? बेटा, ये पिस्टल आपको कहां से मिली? ये पिस्टल हमें आपके बैग में मिली और बुलेट्स आपके रूम के पिलो कवर में से मिली। आपको पसंद है? अच्छा, बताओ, आपने बंसी को क्यों मारा? एक को मारने से 100 पॉइंट्स मिलते हैं ना। अच्छा, आपने नंदू को क्यों मारा? उनको भी पॉइंट्स के लिए ही मारा। तो लकी को भी आपने पॉइंट्स के लिए मारा? फिर मैंने वो कुत्ते को भी वही गन से मार दिया। उसने मेरी मम्मी को काटा था क्योंकि इससे सेकंड चांस नहीं मिलती। अब मैं इसे अपनी स्कूल की मैम को भी मारूंगा। वो मुझे बहुत डांटती है। आपको ये गन चलाना किसने सिखाया? पापा मेरे लिए 4 एयरगन लाए थे, वो भी ऐसी ही चलती है। ये आप ही की लापरवाही का नतीजा है कि आपने अपने बच्चे को समय ना दिया और उसे एक ऐसी काल्पनिक दुनिया में डाल दिया जहां उसे इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि उसके हाथों इतना बड़ा गुनाह हो गया है। ओ भाई, ओए, ये तो मर चुका है। हेलो पुलिस। मुंबई के कांदीवली में रहने वाला देशमुख परिवार, जिनके घर में खुद मिसेस मोनिका देशमुख की लाश पड़ी थी। डर से मोनिका के पति और बेटी के होशो हवास जवाब दे चुके थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि मिसेस देशमुख की लाश का क्या करें। दूसरी तरफ अक्सा बीच पर पुलिस को एक लड़के की लाश मिली थी। 24 घंटों के अंदर हुई इन हत्याओं का क्या आपस में कोई सरोकार था? आज का ये केस ना सिर्फ दिल दहला देने वाला है बल्कि अंतरात्मा को झकझोर देने वाला है। ये केस
प्रश्न चिन्ह खड़े करता है आज के इंसान की जिंदगी, उसके रिश्तों और समाज के प्रति उसकी सोच पर। बाप्पा, मेरे बेटे की रक्षा करना। मालूम नहीं कल रात से किधर है। अच्छा, तेरे पास भी नहीं आया? अच्छा, कोई कॉल आया तो मुझे बताना। हाँ, मुझे फोन करना। आई मैंने भाऊ के हर दोस्त से मालूम किया, हर जगह देखा, भाऊ किधर भी नहीं। इससे पहले भाऊ रात भर कभी घर के बाहर नहीं रहा। सर, लगता है आत्महत्या का केस है, क्योंकि बॉडी के ऊपर कोई निशान नहीं है। और हाँ सर, बॉडी के पास ये पर्स मिला जिसमें आईडी था। लड़के का नाम रोहित बोरकर है और इसके ऊपर जो डेट ऑफ बर्थ है उससे ये पता चलता है कि लड़का लगभग 22 साल का है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो, देखते रिपोर्ट में क्या है। तो घर वाले को बोलो बॉडी की पहचान के लिए आए। ओके सर। रश्मि, नॉर्मल बिहेव करो। तुम्हें देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि तुम। पापा, नहीं हो रहा है। वहाँ मम्मा की लाश घर पर पड़ी है और हर बार ये बात कहना जरूरी है? रश्मि, देखो बेटा, अगर तुम नॉर्मल बिहेव नहीं करोगी हम फंस जाएंगे। प्लीज रिलैक्स। साहब, आप यहाँ काय को लाए मेरे को? मैंने बोला ना, मेरा बेटा है ना, लापता हुआ है, उसकी शिकायत दर्ज कराने आई हूँ मैं। आप मुझे मुर्दा घर में काय को लेके आए? बता दो। देखकर बताइए, क्या ये आपका ही बेटा है? रोहित, 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 रोहित आके खोलो। रोहित, मदर, रोहित, 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 अरे क्यों कर रोहित? सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक रोहित की मौत 10 अगस्त यानी कल शाम को 5 बजे से लेकर रात के 9 बजे के बीच में हुई है। ड्रग्स के ओवरडोज की वजह से उसकी मौत हुई है। ऐसा हो ही नहीं सकता साहब। मेरे रोहित को किसी भी तरह की कोई भी गलत लत नहीं थी। वो तो पढ़ने लिखने में बहुत होशियार था, क्लास में फर्स्ट आता था, इंजीनियरिंग का कोर्स भी कर रहा था। वो सभी टीचर उसके बहुत तारीफ करते थे। मेरा रोहित मरा नहीं है साहब, मेरे रोहित को किसी ने मारा है साहब। मेरे रोहित। देखिए, हम आपकी हालत समझ सकते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि माँ बाप को पता भी नहीं होता और बच्चे नशे। नहीं साहब, दूसरे बच्चों की तरह नहीं था वो सब चीज आके मुझे बोलता था। और अगर कोई गलत काम करता ना वो, मैं खुद उसे जहर देके मार डालती साहब। तुम ये सब देख नहीं पाओगी। कमरे में जाओ, तुम्हारे जाओ जाओ। रश्मि, आराम से बेटा। हाँ, आ जाओ। नहीं साहब, रोहित बस्ती में बाकी के लड़कों के जैसा मवालगिरी नहीं करता था। साहब, सुलोचना ने अच्छे कर्म किए होंगे, इसलिए उसे रोहित जैसा बेटा भगवान ने दिया। ऐसा तो अच्छा था साहब, पर ये लोग कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज के बाहर क्या करते हैं आपल्याला माहित नहीं साहब। वो अपने आई को और भाई को एकदम अच्छी तरह से संभालता था। सर, बस्ती में जिन लोगों से पूछताछ की, उन सभी का यही कहना है कि रोहित नेक शरीफ लड़का था, अपनी माँ का, घर का, सबका ख्याल रखता था। पर ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे ये साबित हो सके कि रोहित ड्रग एडिक्ट था। तो हो सकता है ये आत्महत्या नहीं बल्कि कत्ल का मामला। पॉसिबल है कि किसी ने उसे जबरदस्ती ड्रग्स दिया हो और बाद में समुद्र में फेंक दिया बॉडी, हमें गुमराह करने के लिए। हो सकता है। पुलिस को कुछ मत कहना। वही नहीं
का सुनकर तो बहुत दर्द हुआ मेरे को, लेकिन क्या करे भैया, सुख दुख तो जिंदगी में आते ही रहते हैं और जिंदगी के तो आगे चलना ही है। ये तेरा लायक बेटा तो मर गया, और मैं क्या बोल रहा था, हाँ वो तुम्हारा 2 लाख का उधारी बाकी है, वो कैसे चुकाएंगे तुम? एक काम करो वही नहीं, ये जो खोली है ना, ये मेरे को बेच दो और गांव चले जा, समझी? गांव। तू नहीं मारा मेरे बेटे को, ये खोली तेरे को चाहिए इसलिए तू नहीं मारा ना मेरे बेटे को। 2 टके की औरत, अरे भलाई का जमाना ही नहीं रहा, भलाई के 2 शब्द बोल रहा हूँ तो ऊपर से मेरे को चाटा मारती है तू। अरे तेरा बेटा मर गया, तेरे को जिंदा रहने की। समाज सेवा करने का बहुत जज्बा है ना तेरे में, चल देखते हैं। अरे साहब ख्याल है। अरे मैंने कुछ नहीं किया साहब, अरे मेरे को मत मारो, अरे मैंने कुछ नहीं किया साहब। साहब 10 तारीख को शाम को 5 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक तू कहाँ था? रात को 8 बजे तक मैं मेरे किराने के दुकान में ही था, उसके बाद दुकान बंद करके घर पे चला गया था, घर से बाहर नहीं निकला। लगा तो आप मेरी बेटी और मेरी बीवी से भी पूछ सकते हो साहब। तेरी बीबी और तेरी बेटी तुझे बचाने के लिए झूठी बोलेंगे। नहीं साहब। तेरे पास और कोई गवाह है? नहीं साहब, मेरे पास दूसरा कोई गवाह नहीं है। क्या हुआ रश्मि, क्या हुआ? मम्मी अभी तक यही पे। यहाँ देखो, यहाँ कोई नहीं है बेटा, तुम्हें वहम हो रहा है। देखो कोई है, देखो। हाँ कूल डाउन सर। दत्ता बोरकर के कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक जिस वक्त रोहित का कत्ल हुआ उस वक्त वो घर पर ही था। मतलब ये तो साबित हो गया कि उसने खून नहीं किया है, लेकिन उसका हाथ है या नहीं ये साबित होना बाकी है। शिंदे एक काम करो, तुम रोहित के काका की जड़ें खोदो और तब तक मैं रोहित के बारे में पता करता हूँ। ओके सर। नाटक है ये लोगों का। घंटाल गई मैं तो, कोई दरवाजा भी खोलता नहीं, पगार के टाइम बोलेंगे काम पे नहीं आई।
दत्ता बोरकर के साथ क्या झगड़ा है आपका? साहब एक नंबर का लिक्चर मानुस है तो मेरे बेटे को भी उसी ने मारा। मैं बोलती ना, उसको मालूम था ना मेरा ये वही सहारा है। ये दत्ता मेरे को जब भी तंग करने आता, मेरे को बोलता ना तो रोहित उसको बराबर करता। दोनों में बहुत बार झगड़ा भी हुआ था। अरे चल, तू मेरे साथ भाईगिरी कर यार, तुम्हारे बाप का उम्र का क्यों झगड़ा कर रहे हो? अरे बच्चा है ना, बच्चे की तरह रहो। बाप हूँ मैं, साला ऐसी आकर ना इसे निकालूंगा ना। आपके बेटे के बॉडी से नशीली दवा मिली जिससे उसकी मौत हुई। क्या आप जानती हैं दत्ता का कुछ ड्रग्स से लेना देना हो? मतलब वो कुछ खरीदता हो, बेचता हो, ऐसा कुछ? हाँ साहब, दत्ता काका का एक दोस्त रहता है इधर, ड्रग्स का धंधा करता है वो, रहमान नाम है उसका। वो तो बहुत अच्छा लड़का था सर, मेहनती था, टीचर्स का भी फेवरेट था और पढ़ाकू बच्चा बुलाते थे हम लोग उसको। नहीं सर, कॉलेज में तो उसका किसी से कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ। सर वो कोई पार्ट टाइम जॉब करता था जिसके उसको बहुत पैसे मिलते थे। कौन सा जॉब कर रहा था? कभी बताया नहीं उसने। बोलता था कि इतने मिलते हैं जितने इंजीनियर को भी नहीं मिलते होंगे। ये पार्ट टाइम जॉब वो कब से कर रहा था? 3 महीना। ड्रग्स वगैरह लेता था? नो सर। ले भाई, एकदम कड़क माल है, कड़क नोट ला और कड़क माल ले जा। क्यों कम है भाई? हर बार तेरे को बताना पड़ेगा? लास्ट टाइम भी तू कम दिया था। चुकता करना वरना माल दूंगा नहीं फिर से। हाँ सुनो ना रेमन भाई, वो पुलिस मेरे तक आ पहुंचे। तू टेंशन मत ले, मैं बैठा है ना। ये पुलिस है ना, वो अपना कुछ बिगाड़ नहीं सकती। साहब हो रहा रहमान। पुलिस अपना क्या उखाड़ेगी? कुछ नहीं। चल, तुझे नशे की ऐसी गोली खिलाता हूँ ना, इसमें आदमी को पूछने की नहीं जरूरत पड़ती, खुद ब खुद सब सच उगल देता है। चल गहरा। साहब मैंने बोला ना पैसा नहीं है। आप चाहे तो मेरा बैंक अकाउंट भी चेक कर लो। साहब 5 घर में झाड़ू पोछा करके घर चलाती हूँ। ये जीतू तो अभी गैराज में काम सीख रहा है, इसको तो उतना पैसा भी नहीं मिलता। रोहित भी ट्यूशन लेके सिर्फ 3000 रुपये कमाता था। अब इतने से पैसे में मैं क्या पैसे बचाऊंगी और कहाँ छुपा के रखूंगी? कुछ मिला? नहीं सर, घर में ड्रग्स से पैसा कुछ भी नहीं मिला। कुछ मिला? नहीं साहब। ये रोहित ट्यूशन कहाँ पढ़ाता था? साहब मैंने रोहित को नहीं मारा और ना ही मैंने रहमान को बोला था उसको मारने के लिए। 10 तारीख को मैं रहमान से मिला भी नहीं था साहब। ये तो हमारे बस्ती में रहता है इसलिए सिर्फ जान पहचाने, बाकी कुछ नहीं साहब। नहीं साहब, मैं काय को मारेगा? मैंने नहीं मारा है। ऊपर से उसका बाप तो मेरा दोस्त था, मेरे को तकलीफ में मदद किया वो। मैंने नहीं मारा साहब। मैं अपने दोस्त के बेटे को काय को मारेगा साहब? सर ये रहमान का कॉल रिकॉर्ड है। रोहित की मौत के बारे में सुनकर हमें भी बहुत बुरा लगा सर। पर सर हमारी और उसकी इतनी जान पहचान थी कि वो हमारी बेटी रश्मि को फिजिक्स की ट्यूशन देने के लिए आया करता था, लेकिन 2-3 महीने से उसने ये ट्यूशन भी छोड़ दी। ट्यूशन छोड़ने की कोई खास वजह बताई? हाँ, उसका कहना था कि इस ट्यूशन की वजह से वो अपनी खुद की पढ़ाई को टाइम नहीं दे पाता है। आपकी बेटी रश्मि कहाँ है? वो सो रही है, आप कहो तो उठा दूं उसे मैं? नहीं, जरूरत पड़ेगी तो दोबारा आएंगे। ये ना मेरी बेटी रश्मि और वो मेरी वाइफ है मोनिका, अभी शॉपिंग को गई है।
ये देख तेरे कॉल रिकॉर्ड्स। तू तो कह रहा था कि रोहित के बाप के मरने के बाद रोहित के घर वालों से तेरी ज्यादा जान पहचान है नहीं। फिर रोहित की माँ यानी सुलोचना के मोबाइल पर दिन में 10 बार क्यों फोन करता था? नहीं बताएगा? मैं बताता हूं। क्योंकि सुलोचना के साथ तेरा चक्कर चल रहा था और ये बात रोहित को पता चल गई, जिसकी वजह से उसने तेरे साथ झगड़ा किया और गुस्से में आकर तूने रोहित की जान ले ली, है ना? चलो अपने रूम में आओ, चलो। पापा वो लोग हमें पकड़ने को आए थे ना, देख लेना वो लोग हमें पकड़ के लेके जाएंगे और उनको ना मम्मी की बॉडी पे मिल जाएगी। रश्मि तसं काही होणार नहीं है। हे बघ, वो मेरे क्लिनिक के काम से आए थे, तुम आराम करो। पापा वो हमें पकड़ने के लिए ही आए थे और वो ना फिर से हमें पकड़ने के लिए आएंगे और हमें ना पुलिस को सब कुछ बता देना चाहिए। मैं उन्हें अभी सब बता देती हूँ। नहीं रश्मि, ये तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। फोन मुझे दो, फोन दो मुझे। पापा मैंने कहा ना, फोन दो मुझे। रहमान सच बोल रहे साहब, मेरे पति का सबसे नजदीकी दोस्त था वो। मेरे पति की मौत के बाद उसी ने मेरे को सहारा दिया। मेरे को कोई भी मदद चाहिए होती है तो सलाह चाहिए होती ना, तो वही करता था साहब। औरत के बारे में कोई नहीं सोचता साहब। मेरी भी कुछ ज़रूरतें थी, रहमान समझता था मुझे। हम एक दूसरे से, पर इस बारे में किसी को भी कुछ भी मालूम नहीं था, मेरे बच्चों को भी नहीं। और अगर मेरे बच्चों को मालूम भी पड़ता तो जीतू बहुत भड़कता, लेकिन रोहित नहीं। रोहित मुझे समझता। ये रहमान है ना, मेरे बच्चों को बिल्कुल बाप की तरह चाहता है। वो ऐसा नुकसान नहीं करेगा मेरे बच्चों को। बहुत भरोसा है आपको रहमान के ऊपर? साहब, मेरे रोहित को रहमान नहीं मार सकता। बिल्कुल बाप की तरह चाहता था उसको। सर, रहमान को हमने ड्रग्स बेचने के जुर्म में गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन अब तक जितनी भी इंक्वायरी हुई है उसमें रहमान और दत्ता के खिलाफ हमारे पास ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि रोहित का कत्ल उन्होंने ही किया है। शिंदे, रोहित के दोस्तों के मुताबिक वो पार्ट टाइम जॉब करके इतना पैसा कमा रहा था कि उसने ट्यूशन करना भी छोड़ दिया था। पार्ट टाइम जॉब करता था जिससे उसको बहुत पैसे मिलते थे। ये रोहित ऐसा कौन सा पैसा कमाने वाला जॉब करता था जिसके बारे में ना तो उसका परिवार जानता था और ना ही उसका दोस्त। एक काम करो शिंदे, इसके पिछले 3 महीने की बैंक डिटेल्स, कॉल रिकॉर्ड्स और हर फोन चेक करो जिस पे उसकी बात होती थी। हो सकता है उसने पैसा किसी और के पास रखा हो और यही वजह उसके कत्ल की भी हो। आई थोड़ा सा खाना खा ले, थोड़ा सा खा ले। तूने कुछ नहीं खाया है। मैंने कहा ना एक बार, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है, कुछ नहीं खाना मुझे। आई सोच, अगर भाऊ तेरे को देख रहा होगा कि तू खाली पेट बैठी है तो बता कितना बुरा लग रहा होगा उसको, है ना? मुझे अकेले छोड़ के गया, उसका कुछ नहीं लगा उसको। आज एक बात तो पता चल गई, अगर मैं मरा होता ना और भाऊ तेरे को पोहा खिलाता तो फट से खा लेती। क्या बोला तू? वापस ऐसे बोलने का नहीं है, हाँ? हेलो, MK फर्टिलिटी क्लिनिक। फर्टिलिटी क्लिनिक? राउत, जरा आजूबाजूला चौकशी करा। या सर, तोपर्यंत मी बघतो। सर, मैंने आपको फोन किया, सुबह कचरा साफ कर रहा था तभी ये मिला साहब। सर, हमने आसपास में पूछताछ की, ये थैली किसने फेंकी पता नहीं। राउत, ये बॉडी का लगभग 20% ही हिस्सा है। इसका मतलब है ऐसी एक नहीं, ऐसी और भी थैलियां रहेगी और शहर के अन्य हिस्सों में भी फेंका गया होगा। हमें उन्हें ढूंढ कर निकालना पड़ेगा। हाँ सर, रोहित हमारा रेगुलर स्पर्म डोनर था। वो न्यूज़पेपर में हमारा ऐड देख के यहाँ आया था और
स्पर्म डोनेशन के लिए पर सेशन हम उसे 25,000 रुपये देते थे। कब से कर रही है? पिछले 3 महीने से हर वेडनेसडे वो यहाँ आता था। अब मैं आपको उसके रिकॉर्ड्स दिखाती हूँ। जी ये रहे। मतलब पिछले 3 महीने में कम से कम 3 लाख रुपए कमाए उसने। जी हाँ। 10 अगस्त को वेडनेसडे था, उस दिन आया था वो यहाँ? अगर आया होगा तो रिकॉर्ड्स में होगा। यस सर, शाम को 5 बजे आया था और 5:30 बजे चला गया था। ये उसके उस दिन की पेमेंट की रिसीप्ट है। डॉक्टर, आपके यहाँ जितने भी स्पर्म डोनर्स आते हैं उनका मेडिकल टेस्ट तो होता होगा? जी हाँ। रोहित के मेडिकल टेस्ट में ऐसा कुछ भी निकला जिससे लगे कि वो ड्रग एडिक्ट है? नहीं इंस्पेक्टर, रोहित किसी भी तरह के ड्रग्स नहीं लेता था। रोहित ने अपने पार्ट टाइम जॉब से 3 महीने में 3 लाख रुपए कमाए थे, जिसके बारे में उसके परिवार तक को पता नहीं था। कहाँ थे ये पैसे? कहीं यही कारण तो नहीं था रोहित की मौत का? और वो लाश जो शहर की अलग अलग जगहों पर मिली थी, उसकी पहचान भी पुलिस के लिए एक चुनौती बनी हुई थी। क्या वाकई में रोहित और इस औरत के केस में कोई संबंध था, या फिर ये 2 अलग अलग अपराध और अपराधी की कहानी थी? सर, सारे टुकड़े मिलाकर भी हमारे पास डेड बॉडी का सिर्फ 90% है, और सर और गर्दन भी नहीं है। जब तक वो नहीं मिलते तब तक हम उसकी मौत की सही वजह नहीं बता सकते। सर, वैसे उस औरत की उम्र लगभग 40 से 45 साल की होगी, और शरीर के टुकड़े मौत के बाद में किए गए, और उसकी मौत 10 अगस्त को शाम 6 बजे से रात के 10 बजे के बीच में हुई। सर, ताज्जुब की बात यह है कि रोहित और उस औरत का कत्ल एक ही तारीख को हुआ है, और टाइमिंग भी ऑलमोस्ट सेम ही है। एक्चुअली मैं भी यही सोच रहा था। शिंदे, एक काम करो, रोहित के दोस्त भावेश को फिर से उठाओ, पूछताछ करो, क्योंकि सिर्फ उसे पता था कि रोहित के पास इतने पैसे हैं। हो सकता है इसी पैसे की लालच में उसने उसे ड्रग देके मार दिया। ठीक है तावड़े सर, आसपास के सारे पुलिस स्टेशन में पता करो, 40-45 साल की किसी भी महिला की कोई मिसिंग कंप्लेंट आई है क्या? ओके सर। एक लड़के को ड्रग्स की ओवरडोज देकर समंदर में फेंक दिया गया था, और दूसरी तरफ थी एक 40 वर्षीय औरत जिसके शरीर को टुकड़ों में बांट दिया गया था, और जिसकी पहचान से पुलिस अब तक अनजान थी। इन दोनों केसेस में सिवाय तारीख और समय के और कोई समानता नहीं थी, और पुलिस भी इन दोनों मामलों को अलग अलग ही मान रही थी, और ऐसे सबूत भी नहीं थे जो इन दोनों केसेस के तार को जोड़ते हों। हेलो विलास बेटा, मोनिका जी आई बोलती है। हाँ बोला ना। मोनिका मेरा फोन ही नहीं उठा रही है, फिर से नाराज हो गई है क्या? नहीं है, ऐसा कहीं नहीं है। एक्चुअली वो अपने ग्रुप के साथ बाहर गाँव गई है। आपका क्या, मेरा भी फोन नहीं उठा रही है। वो जैसे ही वापस आती है ना, मैं उसकी आपसे बात करवाता हूँ। हाँ हाँ। हमें पता है कि तू ड्रग्स लेता है। पैसे के लालच में ड्रग्स देकर तूने ही रोहित को मारा है ना? सर, मैं मानता हूँ मैं ड्रग्स लेता हूँ, पर मैंने रोहित को नहीं मारा सर। आई शपथ, वो लड़की की वजह से मरा होगा जो उसे परेशान कर रही थी, बोल रही थी कि प्यार करती हूँ। कौन सी लड़की? सर, उसका नाम तो नहीं पता, पर बोल रहा था कि परेशान कर रही है, प्यार करती हूँ बोल के। सर, उस औरत की पहचान के लिए अब तक कोई नहीं आया है, ना किसी पुलिस स्टेशन में उसके मिसिंग कंप्लेंट का मैच है। नहीं साहब, रोहित ने कभी किसी लड़के के बारे में कुछ नहीं बताया। तो जिस लड़की के बारे में पता था ना,
बोल कौन है वो? हाँ साहब, मुझे पता था। मैं आई को बोलने वाला था, पर भाऊ ने मना किया था कि आई को मत बता, वो खामखा टेंशन लेगी और डर जाएगी, क्योंकि वो पढ़ाई लिखाई छोड़कर ये सब कुछ कर रहा है। तो मैंने नहीं बताया। मतलब रोहित का अफेयर था उसके साथ? हाँ, कब से जानता तू? अफेयर तो नहीं बोल सकता साहब, क्योंकि मैंने मतलब एक दिन देखा था। तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं तुम्हारा टीचर था, तुम क्या बोल रही हो? ये प्यार की रत वगैरह बहुत बार कहा तुम्हें। मैं तुमसे प्यार वगैरह कुछ नहीं करता। साहब ये बात 2 महीने पहले की है, और वो लड़की वही थी जिसको भाऊ ट्यूशन पढ़ाता था। आखिरी बार बोल रहा हूँ, मेरा पीछा छोड़ दो। तुम किसी और से प्यार करते हो क्या? अपने काम से काम रखो, फिर दिखना मत यहाँ पे, समझे? इंस्पेक्टर, मैं रश्मि को बुला देता, लेकिन उसकी तबीयत ज़रा ख़राब है। तबीयत खराब है या झूठ बोल रहे हैं आप? झूठ मैं नहीं, वो बोल रहे हैं। मेरी बेटी रोहित के पीछे नहीं पड़ी थी, रोहित उसके पीछे पड़ा था। उसे पढ़ाने के बहाने यहाँ आके जब उसने मेरी बेटी के साथ बदतमीजी की तो मैंने उसे भगा दिया। शिंदे, इन दोनों में से कोई ना कोई तो झूठ बोल रहा है, डॉक्टर देशमुख या जीतू, और हो सकता है यही झूठ रोहित की मौत का कारण भी हो। एक काम करो, डॉक्टर देशमुख की फैमिली में 3 लोग हैं, तीनों के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो और रोहित के कॉल रिकॉर्ड से मैच करो। ओके सर। मैं कुछ दिन रखना अपने पास, समझने की कोशिश कर। घर में बहुत लोचा है, मैं आकर लेता हूँ। किससे बात कर रहा था? ये किसी से नहीं। तो फिर मेरे को देख के फोन काहे को कट किया? तेरे को देख के थोड़े कटाई, बात पूरी होगी मैंने काट दी। पापा प्लीज, आई डोंट वांट टू गो, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। बस थोड़े दिनों की बात है, जब तक ये मामला ठंडा नहीं हो जाता है तब तक। जैसे यहाँ मामला ठंडा हो जाएगा मैं तुम्हें वापस बुलाऊंगा, ठीक है? पापा मैं अकेले नहीं जाना चाहती, आप भी चलिए ना। रश्मि, हट्टा करूँ नकोस। ऑलरेडी यहाँ की सिचुएशन बहुत खराब है, जिसकी वजह सिर्फ तुम हो। सर, रश्मि के कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक रश्मि दिन में कम से कम 20 बार तो रोहित को फोन किया ही करती थी। रोहित कभी कभार ही उसे जवाब देता था। और एक बात सर, सोशल नेटवर्किंग साइट पर रोहित की एक प्रोफाइल मिली, जिसके बारे में उसके घर वालों को कुछ पता नहीं था। उसी प्रोफाइल पर रश्मि ने कई सारे मैसेज भी भेजे थे और रोहित को जवाब देने के लिए, रिप्लाई देने के लिए फोर्स भी किया था। उसी प्रोफाइल पर सर रश्मि ने अपने न्यूड फोटोज भी भेजे थे और यहाँ तक धमकी भी दी थी रोहित को कि अगर तूने रिप्लाई नहीं दिया तो या तो वो खुद मरेगी या उसे मार डालेगी। इसका मतलब है कि जीतू सच कह रहा था कि रश्मि उसे परेशान कर रही थी। परेशान करने के लिए किस हद तक जा सकती है ये तो वही बताएगी हमें। ऐसा क्यों कर रहा है तू? हाँ, तेरे को समझाया ना मैंने। देख तेरे पर भरोसा क्या है मैंने, तू छोड़ूंगा नहीं तेरे को, मैं बोल रहा हूँ। तू यार आई। सर, आप डॉक्टर विलास आपकी बेटी से कुछ बात करनी है। ये उस एफआईआर की कॉपी है जो आज सुबह मैंने पुलिस स्टेशन में करवाई थी। मेरी बेटी रश्मि और बीवी मोनिका सुबह से गायब है सर। गायब है या गायब कर दिया तुमने? मैं ऐसा क्यों करूंगा सर, मोनिका और रश्मि के लास्ट मोबाइल लोकेशन के मुताबिक उनका फ़ोन घर पर ही स्विच ऑफ हुआ। सर, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि फ़ोन पर हमेशा एक्टिव रहने वाली मोनिका के मोबाइल से 10 तारीख के बाद ना कोई फ़ोन आया है ना कोई फ़ोन गया है। जबकि हम जितनी बार डॉक्टर विलास के घर पे गए हैं मोनिका हमें कभी नहीं दिखी। मेरी बेटी रश्मि और वो मेरी वाइफ है मोनिका, अभी शॉपिंग को गई है और उसके मोबाइल का लास्ट लोकेशन घर का दिखा रहा है। बोल बोल जल्दी, अरे बोल ना, किसने मारा बेटे को मेरे? रोहित को किसने मारा? तूने मारा ना? बोल तूने। हाँ, हे, कहीं तूने मारा? हाँ, इधर देख, मैं खुद तेरे को पुलिस में देख के आती आगी। तू देख अभी मैं क्या कर रही हूँ, तू देख अभी से। हाँ
सर ये देखिए। शिंदे, तुमने मोनिका की अलमारी देखी? ऐसा लग रहा है कि कुछ दिनों से किसी ने छुआ भी नहीं है उसे। अगर वो आज सुबह गायब हुई है तो उसका कोई सामान तो मिलना चाहिए घर में बिखरा हुआ। सर और दोनों माँ बेटी ने अपना फोन भी कबर्ड में ही छोड़ दिया था। ये डॉक्टर देशमुख बहुत पहुंची हुई चीज़ लग रहा है। इसे थोड़ी नहीं, बहुत जानकारी निकालनी पड़ेगी। वो पहले दिन 10 तारीख को रात को मैंने मेम साहब के नंबर पे फ़ोन किया। फ़ोन बजा लेकिन किसी ने उठाया नहीं साहब। फिर दूसरे दिन सुबह मैंने मेम साहब के दरवाजे के बाहर से फ़ोन किया, तब भी फ़ोन बजा साहब, लेकिन फ़ोन की घंटी का आवाज़ ही नहीं सुनाई दिया। वो हमेशा से ऐसे ही करती आई है। ज़रा सी बात पे नाराज़ होती है पर कई दिनों तक बात नहीं करती। इसलिए मैंने विलास को फ़ोन किया था तो विलास ने बताया कि वो अपनी सहेलियों के साथ कहीं घूमने गई है, इसलिए फ़ोन नहीं उठा रही। डॉक्टर विलास को कब फ़ोन किया था आपने? 13 तारीख। इसके पहले कि हम तुम्हें डॉक्टर से मरीज बनाए, सच बोल, क्या किया तुमने अपनी बीबी और बेटी के साथ? हर रोज तू उसे 2-3 बार फ़ोन करता था ना, फिर 10 अगस्त से फ़ोन करना क्यों बंद कर दिया? तुझे पता था वो फ़ोन नहीं उठाएगी। और 11 अगस्त के बाद ना तू क्लिनिक गया और ना तेरी बेटी कॉलेज। क्यों? रश्मि देशमुख का पता चल गया है। वो पुणे में थी, अपने एक कॉलेज के फ्रेंड है उसके घर पर। सर, रश्मि कन्फेस करना चाहती है। मेरा झगड़ा हुआ था मम्मा से रोहित की वजह से। बात कर रही है लड़की, इसको तो कुछ समझ भी। आपको शर्म नहीं आती है क्या? अपनी बेटी के बॉयफ्रेंड के साथ चक्कर चला रही हो आप। आपकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से रोहित मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। इस उम्र में भी आप चक्कर चला रही हैं। रश्मि, क्या रश्मि? इनको तो शर्म आती है नहीं? आपको भी शर्म नहीं आ रही है क्या? आपकी बीवी का अफेयर चल रहा है किसी के साथ और हमने इन्हें समझाने के बजाय रोहित को दूसरे बनाने से निकाल दिया। रश्मि, तुम अभी गुस्से में हो, तुम समझ नहीं पा रही हो। हाथ बताओ, हटा दे। मम्मा मर चुकी, पापा ने उनके टुकड़े किए और अलग अलग जगह फेंक दिए। रोहित के साथ क्या हुआ था? मतलब किसने मारा उसे? रोहित को किसने मारा? रोहित को क्यों मारा? रोहित साहब, मेरे को ये बैग 10 अगस्त को रोहित भाव के बेड के नीचे मिला था। इतना सारा पैसा देखकर मेरे को लगा भाव पढ़ाई लिखाई छोड़कर ज़रूर कोई गलत काम में पड़ गया है। आई को दुख ना हो इसलिए मैंने ये बैग अपने एक दोस्त के इधर रखवा दिया। साहब, मेरे को लगा ही नहीं इतना सारा पैसा इतनी जल्दी भाव सीधे तरीके से कमाई होएगा। हमें ये तो पता है कि तूने मोनिका के साथ क्या किया था। अब ये बता कि रोहित के साथ क्या हुआ था, क्योंकि हमें पता है कि तुझे पता था कि तेरी बेटी उसके प्यार में पागल है और तेरी वाइफ ऑलरेडी अफेयर में है। ये देख तेरे कॉल रिकॉर्ड्स जिसमें डॉक्टर शीतल का नंबर है और तेरी उससे बात होती थी। रोहित स्पर्म डोनेशन के लिए डॉक्टर शीतल के पास जाता था। अब बता क्या कनेक्शन है सब में? इतनी सेवा काफी है कि और भी करे? रोहित पेपर में कोई ऐड देखकर नहीं आया था, बल्कि डॉक्टर विलास के कहने पर मैंने उसे ऑफर देकर फंसाया था। और इसने भी ये कंफर्म किया है कि 10 तारीख को तुमने इसे छुट्टी दी थी और तुम्हारे अलावा क्लिनिक में कोई नहीं था। सर, मुझे लगा कि रोहित पैसे के लिए मेरी बीवी से प्यार का नाटक कर रहा है, तो मैंने सोचा कि अगर उसके पैसे का इंतज़ाम मैं बाहर कर दूँ तो शायद वो मेरी बीवी को छोड़ दे। लेकिन स्पर्म डोनेशन से अच्छे खासे पैसे कमाने के बावजूद भी
उसने मोनिका से रिश्ता बनाए रखा। फिर उस दिन डॉक्टर शीतल से मेरी फाइनल डील हुई। मैंने उस काम के उसे 25 लाख रुपए दिए। ये क्यों? कुछ नहीं, इम्यूनिटी बूस्टर है। He's dead. अब इसकी बॉडी का क्या करें? और उसकी लाश को समुंदर में फेंक दिया। अब रोने का कोई फायदा नहीं डॉक्टर। तुमने अपने प्रोफेशन और नॉलेज का उल्टा फायदा उठाया। आपके एक गलत कदम का परिणाम सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि आपके साथ जुड़ी कई और जिंदगियों को भी भुगतना पड़ सकता है। जैसे इस केस में भुगतना पड़ा रोहित, रश्मि, मोनिका, डॉक्टर विलास और डॉक्टर शीतल को। डॉक्टर विलास देशमुख को रोहित के कत्ल और मोनिका के कत्ल में सबूत मिटाने के लिए और डॉक्टर शीतल को रोहित के कत्ल और सबूत मिटाने के जुर्म में सजा हुई और साथ ही रश्मि को मोनिका के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार किया गया। जिंदगी जीने के भी कुछ कायदे कानून होते हैं। ये बेहद जरूरी है कि हम रिश्तों की मर्यादा को ना भूलें क्योंकि ये कब हमारे संसार को नष्ट कर देंगी हमें पता भी नहीं चलेगा। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।